आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक रेहान तारे के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे 10 तक उनमें शामिल है गद्दारी से गिरफ्तारी, सियासी सूरत हाल किस सब जाएगी, आशारिये सब बेहतर तो महंगाई का तूफान क्यों नहीं थम रहा, क्या जल्द से कोरोना फैलने का बड़ा जरिया बन सकते हैं, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारेक और आप देख रहे हैं 10 तक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को वज़रिया अखबारी इश्तिहार तलब करने का हुक्म सादर किया है, जबकि नैब प्रोसिक्यूटर कहते हैं कि कानून के मुताबिक नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के अतराफ लाउड स्पीकर और ढोल बजाकर उनकी वज़रिया इश्तिहार तलबी के ऐलानात भी किए जा सकते हैं। यानी ढोल बजाया जाएगा, ढोल पीटा जाएगा और ऐलानात लाउड स्पीकर में कराए जाएंगे। क्या वाकई हुकूमत ढोल की थाप पर साबिक वजीर आजम को तलब करेगी या ये महज एक सियासी बयान था? इस मामले पर बात करेंगे, लेकिन इब्तिदा में तज़किरा कुछ दीगर सियासी बयानात का करते हैं। इस वक्त मुल्क में गद्दारी, बगावत, जमानत और गिरफ्तारियों के चर्चे हैं। लीगी क़यादत के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज हुआ। हुकूमत ने लाताल्लुकी का इजहार किया कि मुकदमा हमने नहीं दर्ज कराया। अपोजिशन का मौक़िफ़ है कि मुकदमा रियासत की मर्जी के बगैर दर्ज ही नहीं हो सकता, लेकिन हुकूमत ने फिर वजाहत दी कि मुकदमा हमने वाकई दर्ज नहीं कराया। अब अपोजिशन कहती है कि मुकदमा दर्ज कराया तो हमें गिरफ्तार भी करें, हमें हथकड़ियां भी लगाएं। आज सारा दिन इसी मामले पर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान लफ्जी गोलाबारी भी जारी रही। बगावत के मुकदमे के इंदराज के बाद आज मोहम्मद जुबैर और अता तारड़ गिरफ्तारी के लिए थाना शादरा पहुंच गए। मोहम्मद जुबैर बोले कि गैर आईनी काम हम नहीं, इमरान खान कर रहे हैं, जितने मर्जी मुकदमा दर्ज कर लें, लीगी कारकुन बाहर निकलेंगे। अता तारड़ ने कहा कि तफ्तीशी का मोबाइल फोन बंद और मुद्दई मुकदमा गायब है, सरकारी लूट खसूट का हिसाब कौन देगा। इस मौके पर जब लीगी रहनुमा थाना शादरा पहुंचे हैं तो मीडिया करते हुए क्या कहा, उसकी एक झलक सबसे पहले आपको दिखाते हैं। वाहिद मुकदमा है, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का फोन बंद है, मौजूद नहीं है। मुद्दई जो है वो पिछले 2 दिनों से घर से गायब है। गैर आईनी काम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कर रहे हैं, हम कोई गैर आईनी काम नहीं कर रहे। मेरे पर मुकदमे, तारड़ साहब पर मुकदमे, हम खुद यहाँ आए हैं ये पूछने के लिए कि आपने अगर अरेस्ट करना है तो हाजिर हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है जी, वही मौजूद नहीं है, वो गायब हो गया हमारे आने से पहले। दूसरी जानिब आज मुस्लिम लीग नून ने वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान कर दिया है। आज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि ये पहले गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटते रहे, अब कह रहे हैं कि हुकूमत का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। पूछना चाहता हूँ हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट कहाँ से मिलता है ताकि मैं भी अप्लाई करूँ। वज़ीर आज़म मैं भी अपील करना चाहता हूँ कि मुझे हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट दे दें। 4 दिन इस वज़ीर आज़म के वज़रा लगे रहे, गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटते रहे। हमें नहीं पता ये पर्चा किसने दर्ज किया। ये अब वफाकी वज़रा भी कह रहे हैं वज़ीर आज़म साहब से मंसूब किया गया कि उनको कोई इल्म नहीं था और बड़े नाराज हुए हैं जब उनको पता चला है। पूछना चाहता हूँ ये हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट कहाँ से मिलता है? वज़ीर आज़म रहने के बाद मैं भी अप्लाई करना चाहता हूँ कि मुझे हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट दे दें। उधर आज मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में वफ़द ने मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज से मुलाकात की है। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसील से गुफ्तगू की है, जबकि अपोजिशन तहरीक के आइंदा के लाहमल पर भी मुशावरत की गई है, इस पर भी बात हुई है। कबल अज़ीम मौलाना फजलुर रहमान का यह कहना था कि गद्दारी का केस करने वाले खुद गद्दार हैं, ऐसे मुकदमात को जूते की नोक पर रखते हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि आज़ादी का कारवां चल पड़ा है, 16 अक्टूबर को भरपूर अवामी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा। पहले 2-3 जलसों से ही तब्दीली के आसार पैदा हो जाएंगे। ये तय है कि सियासी लोग इदारों से तसादुम चाहते हैं। 16 अक्टूबर को जो पहला जलसा गुजरावाना में होगा उसको कामयाब बनाने के लिए भरपूर पब्लिक में आगाही पैदा की जाएगी। पहले ही 2-3 जलसों में मुल्क के अंदर एक तब्दीली के एहसासात और असरात पैदा हो जाएंगे। ये तासुर बिल्कुल गलत है कि सियासी लोग, पार्लिमानी और जमहूरी लोग वो इदारों से तसादुम की बात करते हैं। किसने गद्दारी का केस किया है? थाना शादरा में जो खुद गद्दार हैं। हम ऐसे मुकदमात को जूते के नोक पर रखते हैं, हम इनका मुकाबला करेंगे। अब मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज के दरमियान होने वाली मुलाकात पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो गद्दारी का खेल जारी है, जो बयानात दागे जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफी तज्जियाकार आरिफ हमीद भट्टी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपके वक्त के लिए। सर, थाना कल्चर के हवाले से और ये जो डायनामिक्स है, मेरा ख्याल है आपसे बेहतर कोई कमेंट नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि थाना शादरा में जो लोडेड FIR दर्ज हुई है, जिसके मुद्दई बदर रशीद साहब हैं, तो बदर रशीद की इतनी लोडेड FIR का बोझ पर्सनल कैपेसिटी में थाना शादरा का SHO तने तनहा उठा सकता है? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक तो बगावत का पर्चा SHO नहीं,
आईजी भी नहीं दे सकता, इसकी डीसी से परमिशन लेनी होती है। बदकिस्मती है, हमने चोरों को चौकीदार बना दिया। ये पर्चा गलत रजिस्टर्ड हुआ, इसे अभी खत्म होना चाहिए। ये इक़्तिदार के अंधे लोगों को सोचना चाहिए कि कौन मुहिब्बे वतन है कौन नहीं, ये फैसला इन्होंने नहीं करना। एक बंदे ने तकरीर की, एक्स वज़ीर आज़म ने, आपने 42 लोगों को पर्चा दे दिया। और कैसे वज़ीर आज़म है जो कहते हैं मुझे नहीं पता। भाई अगर आपको अब पता चल गया है तो उस पर्चे को खारिज कराएं। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि आप 2 वज़ीर आज़म, एक प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर का, 3 जर्नैल समेत एक 42 लोगों पे आपने बगावत का पर्चा दे दिया। इस नाअहली पे इन्हें घर भेज देना चाहिए कि आपने क्या मजाक बनाया हुआ मुल्क का। आप कल मामे लगते हैं इस मुल्क के। हर बंदा क्या बागी है, खुदा ना खास्ता दुश्मन है मुल्क का। बड़ी साहब हुकूमत जो कर रही है वो किसी प्रेशर में कर रही है। एक तरफ तो ये दिखाई देता है कि एट दिस पॉइंट इन टाइम हुकूमत पर शायद कोई दबाव है, लेकिन फिर जब मैं देखता हूं कि साबिक डीजीएफआई बशीर मेमन ये कहते हैं कि उस वक्त खान साहब ने उन्हें बुलाया और हाईएस्ट ऑफिस के अंदर जो है वो ये बात होती है कि वो कहते हैं कि फलाने के ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा देना है, फला पे गद्दारी का पर्चा देना है। तो फिर तो मुझे लगता है कि उस वक्त भी मामला यही था, ये कोई खास दबाव नहीं है जो अब पैदा हो रहा है। नहीं मेरे भाई, हरगिज़ दबाव नहीं है। मेरी बशीर मेमन से खुद बात हुई है। तो आज से साल पहले जब वो DGFI थे तो इमरान खान साहब ने बुलाया। आप तो कहते हैं मैं नाम दे देता हूँ। ख्वाजा आसफ पे उन्होंने कहा आर्टिकल 6 का पर्चा दे दे। उन्होंने कहा मैं कैसे दे सकता हूँ, ये बनता ही नहीं। उसके बाद मेरी DG साहब से कल भी बात हुई। उसके बाद कैप्टन सफदर ने खातून अव्वल की मौजूदा की तस्वीर लगाई। उन्होंने कहा इस पे दे दे, एहसन इकबाल पे दे दे। ये दबाव नहीं, तकब्बर है कि मैं हक में वक़्त हूँ, जिसको चाहूँ मरवा दूँ, जिसको चाहूँ गिरफ्तार करा दूँ, जिसको चाहूँ बागी बना दूँ, जिसको चाहूँ मुहिब्बे वतन बना दूँ। ये आप गलत कह रहे हैं। नहायत अदब से मैं आपसे इख्तलाफ कर रहा हूँ। दबाव किस बात का है? अपने ऊपर पर्चे दे, अपनी पार्टी पे के भाई जो नसूर है वो नज़र नहीं आ रहे, जो अरबों रुपए लूट रहे हैं। ये पिछले 4-5 दिनों में जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई है, ढूंढ के करप्ट आदमी पंजाब में लाए हैं, ढूंढ के। और ये पर्चा मैं आपकी इतला लिए जो शादरा हुआ है, ऐसा तो दे नहीं सकता था। पहले खैर में पर्चा करने लगे थे। उसके बाद मुझे पता है कहाँ इसकी हिकमत अमली बनाएगी, प्लानिंग बनाएगी, कौन कौन सा अफसर शामिल था। ये लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। इन्होंने तो मरना नहीं है, ये समझते हैं कि सारी उम्र इक़्तिदार इनके पास रहना है। इमरान खान साहब को हो क्या गया है? उनको तो तकब्बर में इंसानियत भी नहीं याद कि बगावत का पर्चा, यार अनबिलीवेबल। ये कोई तरीका है? बड़ी साहब इसकी आप बता रहे हैं कि प्लानिंग कहाँ हुई, फिर थाना हेर में देने लगे थे शादरा वाला। मैं तो भाईजान ऑन कैमरा कह रहा हूँ। सर कौम तो जानना चाहती है भट्टी साहब कि ये प्लानिंग कहाँ हुई है, किसके इमा पर हुआ है, फिर आप ही बताइए। हुकूमत की मर्जी से हुआ, हुकूमत की मर्जी से हुआ, हुकूमत की मर्जी से हुआ। पर्चा इनकी मर्जी से हुआ। ये पर्चा कोई माई का लाल SHO DPO IG दे ही नहीं सकता। मैंने 30 साल जर्नलिज्म की है, इधर तो पर्स चोरी का पर्चा नहीं और रपट लिखी जाती। तो सर फिर सियासत में तो इसका नुकसान नहीं उठाना पड़ रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि एकदम जो तर्जुमानों की फौज जफर मौज आती है और फिर वो कहती है पहले गद्दारी का राग लापा जाता है, जैसी पर्चा होता है इजहार लाताल्लुकी किया जाता है। आज जिस तरह आपने देखा मोहम्मद जुबैर साहब और अता तारड़ साहब थाना शादरा जाते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को तो इसको कैपिटलाइज करने का मौका नहीं मिल रहा। भट्टी साहब देखें, गुजारिश है कि आपका हुक्म है कि जिस शख्स के इर्द गिर्द खुशामदी हो उसे किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इमरान खान साहब ने खुशामदियों की एक फ़ौज इकट्ठी कर ली है। ज़ुबैर मलिक साहब भी मुझे जाहिल मुतलक लगते हैं। वो SHO के पास चले गए, क्या रंगबाजी करते हैं ये फ़ोटो सेशन के लिए। उन्हें इतना भी नहीं पता मेरे मोहतरम ज़ुबैर साहब को काबिल एहतराम को, जब मुकदमा दर्ज हो जाए वो इन्वेस्टिगेशन के पास चले जाता है। SHO का लिंक ही नहीं रहता। आप जाओ IG के पास, आप जाओ CCO के कैप जिनके पैनल का पर्चा हुआ है, एक SHO के पास जा रहे हो जिसका इन्वेस्टिगेशन से लिंक ही कोई नहीं है। उन्हें यह भी नहीं पता इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन पुलिस अलग हो चुकी है। बदकिस्मती है PTI में भी इनका काम था CCO के पास जाते, हम आए हैं, हमें अभी रेस्ट करो या इस पर्चे को खारिज करो। SHO बेचारे का तो लिंक कोई नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ इमरान खान साहब बहुत गलतियाँ कर रहे हैं। इन्हें चाहिए कि अपनी इस्लाह कर ले। अल्लाह को तकब्बर पसंद नहीं, जुल्म पसंद नहीं। कहते हैं कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। तो जितने जुल्म करेंगे रब की गिरफ्त में उतने आएंगे। वो टाइम कब है मेरा अल्लाह जानता है। लेकिन PTI मुस्लिम लीग नून को चाहिए था आज IG ऑफिस जाते या CCBO के पास जाते कि जनाब आपकी विदाउट परमिशन ये पर्चा दर्ज हो ही नहीं सकता।
SHO की इतनी हैसियत नहीं होती। SHO 499F का पर्चा नहीं दे सकता चेक डिसऑनर का विदाउट परमिशन SP। बगावत का पर्चा जैसे आप मशवरा दे रहे हैं कि हुकूमत को तो फिर चाहिए कि फौरी तौर पर पर्चा खारिज कराए, डिसमिस कराए इसको, हुकूमत फिर क्यों ले तो लाल से काम ले रही है सर? भाई हुकूमत सच नहीं बोल रही, पर्चा खुद कराते हैं, मानते भी नहीं है। देखें, दो बातें हैं। अगर हुकूमत समझती है वो पर्चा सही है, मेरी ख्याल में वो गलत पर्चा है, झूठा पर्चा है, बेबुनियाद है, हकायक के बरक्स है। अगर वो समझती है पर्चा सच्चा तो फिर सबको गिरफ्तार करे, अगर वो कहती है झूठा तो फिर खारिज करे। फिर किसी को थाने क्यों जाना पड़े, पुलिस के पास क्यों जाना पड़े? अगर वज़ीर आज़म को ये पता चल गया है कि वो इस पर नापसंदगी का इजहार किया है, नापसंदगी का इजहार नहीं कौम को चाहिए, इंसाफ चाहिए। जो शख्स इंसाफ नहीं कर सकता वो नाइंसाफी करता है, जो नाइंसाफी करता है वो जालिम होता है। और अल्लाह ताला सर बिल तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल है सर, जैसे आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो कर रहे हैं और हुकूमत गलतियां कर रही है इस वक्त अपने कुछ राइट लेफ्ट लोगों की वजह से, और खुशामदियों का टोला भी है, तो फिर ऑपोजिशन की वजह से या प्रेशर की वजह से तो आप भी बड़ी साहब समझते हैं कि हुकूमतें नहीं जाया करती, हुकूमतें अपनी गलती से जाया करती हैं। तो आपको लगता है कि फिर वो जाने का वक्त, जी का जाना ठहर गया जिसको कहते हैं, वो भी? देखे असूलन हुकूमत बैसाखियों पे खड़ी है, ये सबको पता है। अगर वो लोग न्यूट्रल हो गए तो ये हुकूमत 15 दिन भी नहीं चल सकती। मैं आपको ये बात यकीन से कह रहा हूँ। बदकिस्मती है अपोजिशन इसको आपस में इत्तेहाद नहीं कर पा रही। कभी इनका क़यादत पे झगड़ा होता है, कभी किस बात पे झगड़ा होता है। ये हुकूमत के पाँव ही नहीं है, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ। इन्हें बचाया जा रहा है और गलती की जा रही है। इस वक्त की ज़रूरत है। हुकूमत को कहें कि 2 साल हो गए हैं, अब अपना वज़न खुद उठाओ, फैसले खुद करो, सियासी मामला सियासी तरीके से हल करो, कानूनी मामला कानूनी अदारों के पीछे ना छुपे। ये अपोजिशन को अब चाहिए कि अब खुल के आ जाएं, छोड़ दें। क्या होगा? मूवमेंट एक जलसे से हुकूमत नहीं जाती। इमरान खान साहब ने 2014 में 126 दिन का धरना किया था, हुकूमत तो नहीं गई थी, लेकिन जद्दोजहद, एक मुसलसल जद्दोजहद से आज़ादियाँ मिलती हैं, जुल्म से निजात मिलती है। ये 1 महीने बाद 15 दिन बाद एक जलसा रख के क्या है, सो वट, क्या होगा? इमरान खान साहब को क्या फ़र्क पड़ेगा? ओ भाई, आप मूवमेंट चलाएं। अगर आप समझते हैं कि आपके साथ जुल्म हुआ, मैं ये नहीं कह रहा हुआ या नहीं हुआ, तो फिर मुसलसल तहरीक चलाएं। इधर आप सौदेबाजी भी करते हैं, बार्गेनिंग भी करते हैं, गिव एंड टेक भी करते हैं। बिल्कुल ठीक है भट्टी साहब, आपका ये मशवरा आप ऑपोजिशन के सामने रखते हैं। भट्टी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सीनियर साफी तज्जियाकार आरिफ अमीन भसत मौजूद थे। इस वक्त सेनेटर डॉक्टर असद अशरफ ने भी ज्वाइन किया है। तो भट्टी साहब जो मशवरा दे रहे हैं, डॉक्टर असद अशरफ साहब से जानने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये कहिएगा कि इस वक्त ऑपोजिशन का जो मुमकिन प्लान है वो है कि जलसे करेंगे, मुख्तलिफ मकामात पर जलसे स्केड्यूल्ड है, प्लान है। कहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है लीड करेगी, कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेगी, कहीं JUI दिखाई देगी। तो क्या अभी ऑपोजिशन जलसों का इनेकाद करके हुकूमत को मजीद वक्त देना चाहती है? देखिए, इस हुकूमत को मजीद वक्त देने का मकसद ये है कि पाकिस्तान से दुश्मनी और पाकिस्तान अवाम दुश्मनी में साथ देना। ये 2018 जुलाई में जब ये सिलेक्टेड हुकूमत RTS बंद होने के बाद आई, और उस वक्त से आज तक हमने शुरू में अपोजिशन ने इनको आज तक वक्त देते रहे हैं कि ये परफॉर्म कर लें, ताकि इन्हें ये ना पता लगे, ये ना कह सकें कि हमें काम नहीं करने दिया। और यही वजह है कि हम लोग जो हैं देखे थे। लेकिन जिस तरह इन्होंने अपनी नाअहली शो की है और जिस तरह पार्लियामेंट को बेवकूफ़ की है, जिस तरह महंगाई और दूसरे मसाइल आ गए हैं, आपकी इकॉनमी का जो हाल है, देखिए बड़ी ताकतें सिर्फ असले और फौज के जोर पे नहीं रहते हैं। इकॉनमी जिनकी कोलैप्स वीक होती है वो कौमें बड़ी मुश्किल पे होती है। और इन्होंने हमें उस दहाने पे पहुंचा दिया है कि यहाँ नेशनल सिक्योरिटी हमारी कंप्रोमाइज ना हो जाए कहीं। और अगर आज भी हम आवाम की कॉल पे बाहर ना निकले तो फिर ये स्पेस जो है ये कोई और ले जाए। नहीं तो डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि आपके जलसों से हुकूमत चली जाएगी? देखिए, हमारे जलसे नहीं होंगे, ये अवाम के जलसे होंगे, ये महंगाई के खिलाफ जलसे होंगे, ये मिस गवर्नेंस के खिलाफ होंगे, ये वादा खिलाफी और जो इन्होंने लोगों को सुहाने ख्वाब दिखाए थे उसके खिलाफ होगी, ये जो इन्होंने नैम नियाजी गठजोड़ किया ये उसके खिलाफ होगी। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब मेरा सवाल तो वही है, और सवाल बड़ा सादा सा है कि क्या ऑपोजिशन के जलसों से हुकूमत जा सकती है? बिल्कुल। देखिए, हुकूमत क्यों नहीं जा सकती है? जब अवामी रेला निकलेगा और जाके वहां पे इस्लामाबाद में धरना देगा तो क्यों नहीं जाएगी?
क्या पाकिस्तान को पैरालाइज कराएंगे ये? तो डॉक्टर साहब, फिर आपको याद होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी 126 रोज का एक तवील धरना दिया था, रिकॉर्ड धरना था वहां पर, उससे भी तो आपकी हुकूमत नहीं गई थी। क्या आपकी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरने की वजह से गई थी सर? देखिए, ये चीजें जो हैं आइन का हिस्सा हैं, हमारे पास और बहुत से ऑप्शंस हैं। ये जी, मैं वही ऑप्शंस जानना चाह रहा हूं सर। देखिए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हर तरह के हैं, और ये एक ऑपोजिशन के जो उस पर डिसाइड होगा फाइनल। अभी जो है वो ये है कि अवामी जो राय बनी हुई है उसके मुताबिक जो है पार्टीज जो है ऑपोजिशन वो एक्ट करें और वो देखें। नाअहलों का टोला है, और आज आप देखें कि हमारे सारे जो ये कहते थे कि हमने इकोनॉमी तबाह की है और हम मुल्क को इस दहाने पे छोड़ के, हम उस दहाने पे छोड़ के, आज उसी इसहाक डार की इक्तिसादी टीम के फर्स्ट ओपनिंग बैट्समैन जो थे उनको इन्होंने मशीर रखा अपना। अब ये हमें फॉलो कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन अभी पीडीएम के इत्तेहाद के अंदर भी कई दरारों की खबरें आ रही हैं और इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा नाज बलोच साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया नाज बलोच साहिबा आपके वक्त के लिए। आज मौलाना फजलुर रहमान मरियम बीबी से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं, रायगढ़ में मुलाकात हुई है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़ी एक्टिव दिखाई दे रही है और जो बयानबाजी हो रही है, फिर मौलाना जो है बड़े मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है, क्या बैकफुट पर है इस तमाम तर मामले को लेकर नाज बलोच साहिबा? देखिए, ऑपोजिशन के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो एक पेज के ऊपर एक वन पॉइंट एजेंडा जो है कि ये हुकूमत जो कि नाअहल हुकूमत है, जिससे कुछ भी ना तो मईशत संभल रही है, ना इनसे गवर्नेंस हो पा रही है, इनसे किस तरह निजात हासिल किया जाए, इस इशू के ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक है। और आपको ये भी मैं याद दिलाती चलूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही APC के ऊपर जो तगोदो की और APC को यकीनी बनाया और उसको लीड किया, तो ये सहरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे बिल्कुल जाता है। लेकिन ये एक मुत्तहिदा ऑपोजिशन का किरदार है, इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी आपस में एक दूसरे को एंगेज करके और इश्यूज को किस तरह आगे जलसे हो रहे हैं आगे। लेकिन पीडीएम की सरबराही के हवाले से ANP के भी रिजर्वेशन सामने आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये चाहती है कि रोटेशन के ऊपर होनी चाहिए, शुरू दिन से ये कह रही है। तो आपके क्या खदशात है इस हवाले से? कि देखिए, 11 पॉलिटिकल पार्टीज अगर मिलकर एक अलायंस बनाती हैं, एक इशू के ऊपर, एक एजेंडे के ऊपर इत्तेहाद बनाती हैं और एक फोरम बनाती हैं, तो डेफिनेटली हर पॉलिटिकल पार्टी के हर इशू के ऊपर एक सोच तो नहीं हो सकती है। हर पॉलिटिकल पार्टी की एक डिफरेंट सोच होती है, तो उनको एक कंसेंसस डेवलप करके आगे चलना जो है ये एक डेफिनेटली टास्क होता है, जिस पे हर पॉलिटिकल पार्टी की कोशिश है कि जो बुनियादी नज़रिया है, जो बुनियादी सोच है, उस सोच को कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए इस APDM को जिस तरीके से जो है इसको एक मुतहर्रिक, एक स्ट्रॉन्ग आवाज़ की तरह से एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए और इसको कामयाब बनाया जाए। क्या आपका खदशा ये है कि PDM को जो है वो को एक या दो जमातें मिलकर हाईजैक करने की भी कोशिश कर रही हैं? देखिए, PDM को कोई भी हाईजैक पॉलिटिकल पार्टी इंडिविजुअली नहीं कर सकती। PDM जो है वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, ये पूरे पाकिस्तान की जो भी पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन की हैं, वो मैंने आपको कहा कि दे आर ऑल ऑन वन पेज। जो बुनियादी नुक्ता है उसके ऊपर सब एक हैं, तो इस पे कोई हाईजैक करने की बात नहीं है। अब जो जलसे आगे आ रहे हैं वो जलसे पंजाब में भी हो रहे हैं, सिंध में भी हो रहे हैं, कराची में बिलखुसूस जो 18 अक्टूबर को हो रहा है, और फिर पेशावर में। बिल्कुल ठीक है, यानी मंजिल क्या है? मंजिल सब जमातों की एक ही है, लेकिन उस पर पहुंचना कैसे है, वो रास्ता क्या लेना है, प्रोसेस क्या अडॉप्ट करना है, इस पर डिफरेंसेस तो हो सकते हैं। आप ये देखें कि अभी तक तो PDM का कोई एक भी जलसा जो है अभी तक हुआ नहीं है। उससे पहले ही आप देखें कि पार्लियामेंट के बाहर जो सरापाए एहतजाज सरकारी मुलाजमीन और जो पाकिस्तान के आम आवाम जो परेशान हाल है इस मईशत से, क्योंकि आज जो गैलप की सर्वे आई है वो इंडिकेटर्स जो बता रही है वो हुकूमत के लिए बहुत ही खौफनाक हैं। हुकूमत के लिए लम्हे फिक्रिया है और उनको जाग जाना चाहिए, जिस नींद में वो सो रहे हैं उनको होश के नाखून लेना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो माशी बहरान है, ना आटा है, ना आप ये देखें कि आप लाखों टन जो है गंदम आप इंपोर्ट करवा रहे हैं, बाहर मुल्क से आप मंगवा रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि एक कंट्री जो कि प्रोड्यूस करता है, एग्रीकल्चरल कंट्री, एक एग्रो बेस्ड कंट्री जो कि खुद गंदम में 8वें नंबर पे हम आते हैं पैदावार के हिसाब से, और आज हमारी बिल्कुल ठीक कह रही है कि मिसमैनेजमेंट है, बैड गवर्नेंस है और एक कॉमनर सफर कर रहा है। लेकिन नाज बलोच साहब, ऑपोजिशन के पास क्या ऑप्शन है? हुकूमत आपको लगता है कि जलसों से या धरनों से जली जाएगी?
देखें, मैं आपको दोबारा बताती हूँ कि जो गैलप के सर्वे की बात मैं कर रही हूँ, गैलप का सर्वे वो सर्वे है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा डंके की चोट पे आके धूम मचाती थी पीटीआई और ढोल बजाती थी उसका, और कहती थी कि गैलप सर्वे इंडिकेटर होता है अवाम की जो असल फीलिंग्स बताता है, अवाम के इमोशंस बताता है। तो आज गैलप की सर्वे क्या कह रही है? आज निस्फ से ऊपर गैलप की सर्वे कह रही है कि लोग परेशान हैं, उकताए हुए हैं हुकूमत की इन बेकार पॉलिसीज की वजह से और ये जो माशी बदहाली इसकी वजह से। हुकूमत से निजात का तरीका क्या है आपके पास? मेरा सवाल तो बड़ा सादा है नाज़ बलोच साहब, कि इस हुकूमत से छुटकारा कैसे हासिल करना ऑपोजिशन है? देखें, हुकूमत से छुटकारा हासिल करने के लिए पहले भी पॉलिटिकल पार्टीज ने, इससे पहले भी हमारी मुल्क की तारीख का ये हिस्सा रहा है, MRD की तहरीकें हुई, इससे पहले तहरीकें हुई, पॉलिटिकल पार्टीज मुत्तहिद हुई, और यही चारा है जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक होंगी, इत्तेफाक पैदा करके जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें यकीन है कि बहुत जल्द हम इस हुकूमत से छुटकारा हासिल करेंगे, बिकॉज देयर इज नो वे फॉरवर्ड। इस हुकूमत के पास ना कोई शॉर्ट टर्म प्लान है, ना कोई लॉन्ग टर्म प्लान है, ना इनसे मईशत संभल रही है, ना इनसे महंगाई कंट्रोल हो रही है, ना इनसे गुर्बत कंट्रोल हो रही है, ना इनसे बेरोजगारी कंट्रोल हो रही है, ना इनसे दवाओं की कीमत कंट्रोल हो रही है, ना इनसे गंदम और आटे का बहरान खत्म हो रहा है, ना इनसे माफियाज की पकड़ दकड़ हो रही है। सारे 16 को आपने एक जलसा कर लिया, 18 को जलसा कर लिया, 25 को जलसा हो गया, व्हाट आफ्टर दैट? इसके बाद क्या अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या आपके पास? देखिए, इट्स नॉट ओनली अबाउट जलसाज। द इशू इज, हमारे पास जो बुनियादी इश्यूज हैं वो ये है कि पार्लियामेंट का जो तकद्दुस है वो पामाल हो रहा है। पार्लियामेंट वो जगह होती है जहां पे आप कानून साजी करते हैं, जहां पे आप अवाम के लिए, जिनसे हम वोट लेकर आए हुए हैं, उन अवाम की तर्जुमानी करते हैं। लेकिन इस वक्त पार्लियामेंट में बुलडोज किया जा रहा है पूरे पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को। इस वक्त हम जिन लोगों से वोट लेकर आए हैं और जिन ऑपोजिशन की जो पॉलिटिकल पार्टीज अवाम की तर्जुमानी करते हुए पार्लियामेंट में बात करना चाहते हैं, हमारे माइक नहीं खोले जाते, हमें इजाजत नहीं है कि हम बात कर सके। हमारे माइक खुलते हैं और फौरन लेफ्ट राइट देख के स्पीकर साहब बंद करवा देते हैं माइक। तो हमारी तो जबान पार्लियामेंट में जब बंद की जा रही है तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नाज बलोच साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा नाज बलोच हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद बात करेंगे कि क्या वाकई महंगाई के जिम्मेदार ऑपोजिशन जमातें हैं। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मौजूदा हुकूमत के इकदामात की वजह से जो चीज वाज़ेह देखने में आई है वो मुल्क में महंगाई का तूफान है, जिसने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। गरीब तो गरीब, सफेद पोश अफराद की भी चीखें निकल गई हैं। अखबारात में जब ये शय सुर्खियां लगती हैं कि खाने पीने की अशिया की कीमतों में होशरुबा इजाफे की वजह से अफरात ज़र 12 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है, और जब हुकूमत को यह खबर होती है तो हुकूमती वज़रा ये दावे करते हैं कि महंगाई आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। लेकिन मरज बढ़ता गया जूजू दवा की। जब जब वज़ीर आज़म ने महंगाई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और फिर मुनाफाखोरी के खिलाफ इक़दाम उठाने का फैसला किया तो अशियाए ख़ुरोनोश मार्केट से गायब होना शुरू हो गई। महंगाई का तूफान बेकाबू हो गया। सरकारी आदाद-ओ-शुमार भी यही बता रहे हैं कि इस वक्त महंगाई रिकॉर्ड सतह पर है। गुज़श्ता 2 साल में महंगाई 300% तक बढ़ गई है। हद तो यह है कि दाल, जिसे गरीब की खुराक कहा जाता था, अब वो भी उसकी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुकी है। सिर्फ गुज़श्ता 6 माह में तमाम किस्म की दालों के नर्ख 200% तक बढ़ गए हैं। इस वक्त मुल्क में महंगाई के बायस आवाम पर क्या गुजर रही है, एक आम हाल में है। सबसे पहले उसका हाल आपके सामने रखता है। महंगाई आपके सामने, ये हर चीज़ कितनी महंगी हो गई हुई है, ठीक है ना। सैलरी वही है, ठीक है ना, और चीनी मेरे ख्याल से 115 रुपये किलो हो गई है, ठीक है ना। इस चीज़ का किसी को नहीं पता है। आज का मैंने बयान सुना था कि वो एक वज़ीर साहब कह रहा महंगाई के अलावा सब कुछ ठीक जा रहा है। मेन चीज़ ही महंगाई है। जब वो ठीक नहीं कर रहे तो बाकी ठीक करके क्या करना है? वोट लेने के लिए सब आ जाते हैं, इमरान खान भी आ जाता है, नवाज शरीफ भी आ जाता है। महंगाई की दफ़ा कोई भी नहीं आता, ना नवाज शरीफ आता है। कौन सा रास्ता है जो हम खटकाएं आगे भी महंगाई तोड़ दें? खान साहब से तो ये बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, लोगों को वाबस्ता थी कि भाई ये महंगाई को ख़त्म करेंगे, लेकिन ये महंगाई को ख़त्म नहीं करते, बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हैं। आपने तो पहले ये सोचना चाहिए कंटेनर से चढ़े चढ़ के ने वादे किए ना भी बिल पाड़ दवो, उन्हें बिल करा रहा धड़ा धड़ भी, जेडे साढ़े भी बर्दाश्तों बाहर है, आवाम की भी बर्दाश्तों बाहर। जो चीज़ हम लोग पहले 100 रुपये की लेते थे वो भी हमें 250 रुपये की मिल रही है, और आमदनी बिल्कुल जीरो पे आके रुक गई है। अपोजिशन अगर साथ होती है नहीं होती, मसला ये है कि जो गरीब लोगों के मसाइल है वो कभी हल नहीं होंगे। इसलिए उनने इकट्ठे होना है, फिर भी अपने लिए सोचेंगे, आवाम के लिए कोई नहीं सोचता। मेन चीज़ है महंगाई। जाहिर सी बात है हर बंदे का गुजारा नहीं हो रहा है, गरीब आदमी है, सैलरियाँ नहीं है इतनी,
महंगाई को कम करें, ये जो सा ये फजूल काम है ठीक वाला ये बाद में करेगा। इस वक्त तो महंगाई इतनी है कि आम बंदा जो है ना वो एक वक्त की रोटी नहीं खा सकता है। ये जो गवर्नमेंट है गरीबों का तक खाना की 2 वक्त की 3 वक्त की रोटी छीन ली है इन्होंने। ये इन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय माल बनाने के। हमारा मेन मसला है महंगाई का। महंगाई अगर कम कर दी जाए तो गरीब आदमी सुख की और चैन की ज़िंदगी गुजार सकता है। महंगाई इतनी हो गई है हर बंदा परेशान है। अपोजिशन से हमें कोई गर्ज नहीं है, किसी से कोई गर्ज नहीं है। इस वक्त जो हुकूमत है वो महंगाई को कंट्रोल करे। अपनी अपोजिशन अपनी जंग अपने तक रखन। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਆ ਗਰੀਬ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ रोज़गार दे कोई अनाज के बारे च कोई इतनी मोहब्बत करने के खरीद सके। अब आम आदमी तो महंगाई के बोझ तले दबा चला जा रहा है, लेकिन हुकूमत के पास इसका क्या जवाब है? महंगाई क्यों हो रही है, जरा वो भी देख लीजिए। ये जो महंगाई हो रही है सब की तो बुनियादी वजह ये लोग खुद हैं, तो ये खुद अपने खिलाफ जो है तो वो करना चाहते हैं। ये तो हम तो 2 साल हुए आए हैं, इन्होंने तो 10-10 साल हुकूमतें की हैं। ये जो महंगाई के और जो कर्जों के और जो और मुश्किलात जो पूरे जो इदारों को मफलूज कर दी गया सिर्फ ज़ाती मफाद हासिल करने के लिए। अब सवाल यह है कि अगर तमाम आशारिये दुरुस्त सम्त में गामजन है तो फिर महंगाई कंट्रोल में क्यों नहीं है? क्योंकि मुख्तलिफ शोबों की कारकर्दगी का बराह रास्त ताल्लुक महंगाई से होता है। इसी तरह अगर ऑपोजिशन महंगाई की जिम्मेदार है तो हुकूमत की गवर्नेंस कहाँ गायब है? हुकूमत को महंगाई कंट्रोल करने से किसने रोका है? प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी कहाँ है? प्राइस मैजिस्ट्रेट्स क्या कर रहे हैं? क्यों चेक एंड बैलेंस नहीं है? अवाम को मुकर्रर करदा कीमत पर अशिया फराम करना किसका काम है? महंगाई के असल जिम्मेदार कौन है और महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? इन तमाम तर सवालात का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त माहिर इक्तिसादी अमूर डॉक्टर फारूक सलीम हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो क्योंकि आईपीपीज वाले मामले में आपका बड़ा इंटरेस्ट है और आपने खान साहब से कहा भी इस मामले को रिविजिट करें और इनके साथ एग्रीमेंट्स को असर-ए-नौ देखना चाहिए है, तो आईपीपीज के साथ मुआहदे में हुकूमती टीम की जो सरबराही कर रहे थे उमर अयूब साहब, वो मुझसे हट गए हैं और बताया जा रहा है कि कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला मामला था, शायबा था। तो बताइएगा ये कितना खुशाइंद है और उसके बाद आम आदमी को टैरिफ में कितना रिलीफ मिलेगा सर? देखिए, पिछले माह हमें ये बताया जा रहा था कि हुकूमत ने एक MOU साइन कर लिया है IPPs के साथ और उसके नतीजे में एक रीनिगोशिएशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था कि हमने रेट्स रीनिगोशिएट कर लिए हैं। अब हो तो बहुत कुछ रहा है। जो हुकूमती टीम की तरफ से लीड कर रहे थे वो शायद कासिम साहब थे, उनको भी अपनी जगह से वो चले गए हैं। उनकी जगह वो गौहर साहब जो हैं वो नए आ गए हैं। जो IPPs की तरफ से जो निगोशिएट कर रहे थे वो साहब भी चले गए हैं। तो वो MOU जो जिसके मतलब हमें पिछले महीने बताया गया था, वहाँ तो आई थिंक वो दोनों साहिबान हुकूमत की तरफ से और IPPs की तरफ से जिन्होंने साइन किया था, दे आर नो लॉन्गर देयर। और जो कुछ हमें बताया गया था कि प्राइसेस कर ली गई हैं, जो नतीजा निकला है वो नतीजा ये निकला है कि टैरिफ आपने देखा है कि 17% जो है वो इंक्रीज कर लिया गया है। अब आम आदमी ये नहीं देखता कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप कौन से MOU साइन कर रहे हैं। हमने तो फल खाना है, हमने नतीजा देखना है। तो नतीजा ये निकल रहा है कि मुसलसल बिजली का टैरिफ जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब कि जो कुछ भी हुकूमत कर रही है, चाहे जितनी भी मेहनत कर रही है, उसका फल नहीं निकल रहा, उसका फल जो है वो सार्फिन तक नहीं पहुंच रहा। डॉक्टर साहब, उसके साथ साथ एक और मामला भी तो है ना, गंदम और चीनी दरामद करने पहले तो बहरान उठा, एक माफिया सामने आया, वो गंदम की शक्ल में हो वो या फिर चीनी माफिया की शक्ल में हो, लेकिन उसके बाद हुकूमत ने फैसला किया कि इसको इंपोर्ट किया जाएगा, गंदम भी होगी चीनी भी होगी, लेकिन टाइमली इंपोर्ट ना होने की वजह से भी एक और बहरान सर उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। और पता ये चला है कि दिसंबर तक अगर ये इंपोर्ट नहीं होती तो उस पर फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा जिस पर कॉमनर सफर करेगा। तो सर ये क्या है, इसको फिर क्या नाम दिया जाए? ये मिसमैनेजमेंट है? अब ये क्राइसिस क्यों पैदा होता है डॉक्टर साहब? देखिए, आपने भी माफिया का नाम ले डाला। अब मैं ये देख रहा हूं कि चीनी की कीमत बढ़ती है तो हुकूमत ये कहती है कि माफिया है। अब ये माफिया कौन सी बला है? मैं तो समझता हूं कि ये जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्केप गोटिंग, यानी कि आप एक कुर्बानी का बकरा ढूंढ रहे हैं। अब 2 साल पहले जो है वो आटे की कीमत 36 रुपए किलो थी, अब वो 75 रुपए किलो पे पहुंच गई है। हुकूमत से सवाल किया जाता है कि ये क्यों हुआ, तो जवाब मिलता है माफिया ने कर दिया। ये माफिया तो स्केप गोटिंग है, आप एक कुर्बानी का बकरा ढूंढ रहे हैं। असलियत ये है कि हुकूमत के पास या तो माशी पॉलिसी एग्जिस्ट ही नहीं करती आटे के हवाले से, या जो एग्जिस्ट करती है वो मुकम्मल तौर पे फेल हो रही है। चीनी की कीमत 55 रुपए चल रही थी 2 साल पहले, अब मुझे बताया जा रहा है कि 115 रुपए पे पहुंच गई है। हुकूमत से सवाल किया जाता है तो कहते हैं माफिया ने ये कर दिया है।
ये माफिया वाफिया कुछ नहीं होता मेरे नजदीक। असल मामला ये है कि हुकूमत के पास पॉलिसी या तो है नहीं, उसमें फुकदान है या वो फेल हो रही है, और फिर हम वो स्केप गोटिंग करते हैं और हम पकड़ लेते हैं एक बकरे को कि उसको कुर्बानी का बकरा बना देते हैं कि माफिया ने ये काम कर दिया। तो माफिया वाफिया मैं नहीं समझता हूँ कि कोई चीज एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे सिर्फ हुकूमत की पॉलिसी है और वो हुकूमत की पॉलिसी जो है वो काम नहीं कर रही। अच्छा डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब, इसकी एक वजह ये नजर आती है कि जो महंगाई का मामला है वो रियली पाकिस्तान के गरीब गुरबा का मामला है। जो इस्लामाबाद में बैठे हैं, जो फैसला साज शख्सियात हैं, उनका उस महंगाई की बीमारी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये गरीबों की बीमारी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। माहिर इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर फारूक सलीम हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद बात करेंगे कि क्या ऑपोजिशन के जलसे कोरोना फैलाने का बाइस बनेंगे। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। ऑपोजिशन ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक का ऐलान किया है, लेकिन इस ऐलान के साथ ही हुकूमत की जानिब से इस तहरीक को मुल्क के लिए खतरा करार दिया जाने लगा है। वजीर रेलवे शेख रशीद ने खदशे का इजहार किया है कि हुकूमत के जलसों से मुल्क में कोरोना वायरस फैल सकता है, जबकि कई हुकूमती ओहदेदार नवंबर और दिसंबर में कोरोना की दूसरी लहर आने के खदशे का इजहार भी कर चुके हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद ऑपोजिशन के जलसों को तो कोरोना के फैलाव का जरिया करार दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हुकूमत डेंगू की तरह कोरोना को भी सियासत की नजर करना चाह रही है? क्या कोरोना पर सियासत के नतीजे में अवाम एसओपीज को नजरअंदाज कर देंगे? यकीनन ऐसे मामलात पर अवाम को आगाही दी जाती है, ना कि उनमें कंफ्यूजन फैलाई जाती है। ऐसा ही कुछ मंजरनामा अमेरिका में दिखाई दे रहा है, जहां नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाबात के लिए बिसात बिछी तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद ही कोरोना वायरस का शिकार हो गए। माजी में अमेरिकी सदर कोरोना को लेकर गैर संजीदगी का मुजाहरा करते रहे, लेकिन जब उनका अपना टेस्ट मस्बत आया, वो खुद कोरोना पॉजिटिव हुए, तो उन्होंने अपनी तमाम तर सियासी सरगर्मियां तर्क कर दी, तमाम तर पॉलिटिकल एक्टिविटीज को ब्रेक लग गई। ये फुटेज भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह डोनाल्ड ट्रंप को कोरोना हुआ है और उसके बाद वो हॉस्पिटल जाते हुए दिखाई देते हैं, वापस आ रहे हैं। अब यही नहीं है, जिस तकरीब में ट्रंप ने आखिरी बार शिरकत की थी, उसी तकरीब को उन्होंने इस हवाले से सुपर स्प्रेडर का नाम भी दिया था। डोनाल्ड ट्रंप के कई करीबी साथी भी कोरोना वायरस का शिकार हुए, जबकि इस वायरस ने सिक्योरिटी स्टाफ को भी अपनी लपेट में ले लिया। लेकिन अमेरिकी सदर जो ही अस्पताल से बाहर आए, वो मास्क उतारकर लोगों के सामने आए और कहा कि कोरोना इतना खतरनाक नहीं है, बस आपने घबराना नहीं है, हौसला रखना है। यह अमेरिकी सदर में कोरोना की तशखीस के फौरी बाद माहिरीन सेहत की एक बड़ी टीम उनकी खिदमत में जुट गई, मामूर हो गई, हाजिर हो गई कि ट्रंप साहब बीमार हैं। ट्रंप के लिए खुसूसी लिबास तैयार किया गया, यहाँ तक कि अद्वियात और दीगर आलात का भी भरपूर इंतजाम किया गया। और जब वो सेहतयाब होकर आम आवाम से कह रहे हैं कि घबराना नहीं है, वायरस इतना खतरनाक नहीं है, तो सवाल उठता है कि अगर वायरस खतरनाक नहीं है तो दुनिया भर में करोड़ों लोग इससे मुतासर क्यों हुए हैं? लाखों अफराद लुक़मा अजल क्यों बने हैं? महीनों कारोबारी जिंदगी क्यों मुंजमद रहा है? सियासतदानों के इन्हीं गैर जिम्मेदाराना बयानात, इन गैर संजीदा बयानात के बायस दुनिया में वायरस अपने पंजे गाड़ रहा है। उनके लिए तो हर जगह सहूलियात मौजूद हैं, मसाइल तो आम आदमी के लिए हैं। जैसे अस्पतालों में जाए अमान नहीं मैसर आती है, जो अस्पतालों में नहीं जा सकते और घर की दहलीज पर ही कोई चारागर दस्तयाब नहीं होता है। उन सियासतदानों से इतनी सी गुजारिश जरूर है कि आम आदमी तो अपने गिर्द गिर्द रोजाना कोरोना के बायस शहर देखता है, उसे एहतियात करने दीजिए और उसे थोड़ा सा घबरा लेने दीजिए। या एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। इस मामले का जिक्र होगा इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। मेरी रियासत वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान ने इक़्तिदार संभालते ही कौम को ख्वाब दिखाए तरक्की याफ्ता और खुशहाल पाकिस्तान के। उन्हें बताया कि वो किफ़ायत शारी का मुजाहरा करेंगे। वज़ीर आज़म हाउस में दाखिल होते ही उन्होंने गाय, भैंसे, बकरियां, गाड़ियां सब कुछ बेच डाला। ये तमाम गैर ज़रूरी अशिया हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ सरकारी शय खर्चियों की ऐसी खबरें सामने आई कि इंसानी अक्ल भी दंग रह गई। हुकूमत की जानिब से शय खर्चियों की रिवायात सिर्फ मुल्क के अंदर नहीं है, बल्कि बैरून ममालिक में भी कायम रही हैं। एक एक टॉयलेट की तज़ीन व आराइश के लिए करोड़ों रुपए लगा दिए गए। अब एक और रिपोर्ट सामने आई है और रिपोर्ट्स के मुताबिक बैरून ममालिक मुख्तलिफ पाकिस्तानी मिशंस ने 2013 से 2019 तक ड्राइवर्स पर, अपने ड्राइवरों पर 1 करोड़ 70 लाख इजाफी पैसे खर्च कर डाले हैं। 1 करोड़ 70 लाख रुपए नहीं है। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक मॉस्को, एथेंस, सिराजियो और बर्लिन में 2013 से 2019 तक 1 करोड़ 70 लाख रुपए सिर्फ ड्राइवर्स पर खर्च किए गए हैं। सरकारी कागजात के मुताबिक मॉस्को में 2017 से 2019 तक ड्राइवर्स को 25,499 अमरीकी डॉलर्स की अदायगियां की गई हैं। इसी तरह यूनान में
पाकिस्तानी सिफारत खाने ने 2016 से 2019 तक ड्राइवर्स को 20 लाख रुपए की इजाफी अदायगी की है। दस्तावेजात के मुताबिक जर्मनी में मौजूद पाकिस्तानी सिफारत खाने ने ड्राइवर्स को 29,203 यूरोज की इजाफी अदायगियां की हैं। सिफारत खाने ने ड्राइवर्स को यौमिया 6 अमरीकी डॉलर्स और टाइम की मद में, जो ओवर टाइम की मद में भी दिए गए हैं। सबसे अहम बात यह है कि बोस्निया में सिफारत खाने ने गाड़ी ना होने के बावजूद ड्राइवर्स को 4 बरस में 79 लाख रुपए से ज्यादा अदायगियां की। गाड़ी मौजूद नहीं है लेकिन ड्राइवर्स को 79 लाख से ज्यादा अदायगियां हुई हैं। इसके साथ साथ जो सराजियों में सिफारत खाने में इकलौती गाड़ी चोरी होने के बावजूद ड्राइवर की खिदमत 4 बरस हासिल की गई है। इन 4 बरसों में गाड़ी की अदम मौजूदगी के बावजूद ड्राइवर को तनख्वाह और ओवर टाइम की मद में लाखों रुपए दिए गए। इसी तरह पाकिस्तानी सिफारत खाने ने गाड़ी ना होने के बावजूद ड्राइवर को 4 बरस में तकरीबन 80 लाख रुपए की तनख्वाहें दी और ओवर टाइम भी फराहम किया है। ये तो सिर्फ ड्राइवर्स पर की जाने वाली नवाजिशात है जिनकी रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है, मगर सवाल तो यह भी उठता है कि कौम खजाना लुटाने के बावजूद पाकिस्तान को सिफारती सतह पर मजबूत क्यों नहीं किया जा सकता है। ये तमाम तर कौम का पैसा है, कौमी खजाना लुट रहा है। सवाल तो यह भी उठता है कि ड्राइवर्स के नाम पर सरकारी खजाने से किसको नवाजा जाता रहा है। यकीनन हुकूमत को इस मामले की तहकीकात मुकम्मल ऑडिट रिपोर्ट कौम के सामने लानी चाहिए ताकि अवामी दौलत पर अयाशी के रास्ते खत्म किए जा सकें। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।